नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 3 जनवरी 2024 और करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, जहाँ पे हम लोग मोमाईकोटा गढ़ के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस गढ़. This is the many time that we have discussed because many times this has been popped up in your Assam Tribune का न्यूज़पेपर. Actually हो क्या रहा है ना, ये जो गढ़ है मोमाईकोटा गढ़, ये एक हिस्टोरिक रीजन है और इस हिस्टोरिक रीजन को रिसेंटली देखा जा रहा है दैट इंक्रोचर्स जो है ना इसको इंक्रोच कर रहे हैं। ये एक रैम्पार्ट है। रैम्पार्ट किसको कहते हैं ना, ये काइंड ऑफ वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई दुश्मन अगर आ रहा है ना तो मैंने एक वॉल बना दिया, राइट। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ रैम्पार्ट, राइट। तो ये काइंड ऑफ रैम्पार्ट है जिसका नाम है मोमाईकोटा गढ़ और इसको बिल्ड किया गया था बाय असमीज सोल्जर्स ओवरनाइट। एक रात को ही बिल्ड कर दिया गया था, जिससे इन्वेडिंग जो मुगल आर्मीज जो इन्वेड करना चाहती थी ना, है ना, विच वॉज लेड बाय राम सिंह, राइट, दिस वॉज वर्चुअली बीइंग डिस्ट्रॉयड, है ना। तो बेसिकली देखो, ये घर बनाया गया था तो ऑफ कोर्स तब अगर बनाया गया था तो ये हिस्टोरिक है, राइट। तो इस हिस्टोरिक चीज को आपको संभाल के रखना पड़ेगा ना, बट वो क्या हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। किनके द्वारा? इंक्रोचर्स के द्वारा। और अभी अगर देख लीजिएगा, ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्ट नाउ, बट इंक्रोचर्स आर आईइंग ऑन दिस पार्ट टू। मतलब एक इतना बड़ा अगर घर होगा, सारा तो उन्होंने कब्जा मार लिया, एक छोटा सा घर बचा हुआ है, इसको इसके ऊपर भी आंख नजर अभी डाले हुआ है। It was a rampart which was linked with the historic victory of Assam soldiers under General Lachit Borphukan. जी हाँ, देखो यही है, आपको अगर याद करना होगा ना तो ये करंट अफेयर के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट किसके अंडर बनाया गया था। लचित बोरफुकान जब जनरल थे उनके अंडर बनाया गया था ओवर द मुगल्स एट द बैटल्स ऑफ सरायघाट इन द दैट टू हैपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ 1671। इसके तहत असम remain independent रहा for around 155 years till the signing of Treaty of Yangnabu by Britishers with the British authority, Burmese authorities, right? Next हम लोग बात करेंगे द हिंदू का, ये हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। प्रोजेक्ट कुशा, Defense Research and Development Organization that is DRDO is working on the Project Kusha, जिससे ऑपरेशनली वो डिप्लॉय करना चाहता है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बाय द ईयर 2028-29। और ये जो प्रोजेक्ट कुशा है, इसका अगर एम देख लीजिएगा तो इसका एम यही है दैट इंडिया में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डेवलप करना है और ये जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इजराइल मेजर एरोस्पेस एंड एविएशन मैन्युफैक्चरर्स। रेंज इसका क्या है, ये जो कोई हॉस्टाइल टारगेट्स है, से फॉर एग्जांपल ये दुश्मन देशों से जो है एक मिसाइल छोड़ा गया, राइट, तो ये क्या है ना, लॉन्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं दैट ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सरफेस से लेकर एयर में छोड़ देंगे, जिससे ये इसको ट्रैक करेगा और बीच में ही रास्ते में इसको ध्वस्त कर देगा। और इट कैन हिट हॉस्टाइल टारगेट्स एट 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर एंड 350 किलोमीटर के रेंजेस। अगर हम लोग फीचर्स देख लेंगे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का, तो ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसको इक्विप किया जा रहा है विद लॉन्ग रेंज सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार्स। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ फॉर्मिडेबल 3 लेयर डिफेंस सिस्टम। 3 लेयर का डिफेंस सिस्टम होगा जो कि डिटेक्ट करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा इनकमिंग स्टेल्थ फाइटर्स को, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को एंड प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस। It will be made capable of interacting with integrated command and control system. मतलब इसकी सिस्टम देखो, क्यों क्या होता है ना, आप अगर सोचो यहां से एक मिसाइल छोड़े, है ना, उस मिसाइल को टारगेट करना इज वेरी टफ क्योंकि इसको लॉक कर दिया जाता है टारगेट। मतलब ये अगर इधर से ऐसे घूम कर भी आए ना तो भी ये वाला मिसाइल इसको घूम कर यहां पे हिट करेगा, समझ लो। इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट इसको कैपेबल बनाया जा सके जिससे ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम से चले, जो कि एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल सेंटर्स होता है बाय एयर इंडियन एयरफोर्स। Next is XPOSAT. It was in news there in Indian Express. इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसरो का ये एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में अगर बात करें तो ये इंडिया का इनॉग्रल साइंटिफिक सैटेलाइट है जो क्या मेजर करेगा स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे एमिशंस फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज जैसे ब्लैक होल्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स के थ्रू। इनफैक्ट ये जो है ना दुनिया का, जी हाँ, दुनिया का सेकेंड स्पेस क्राफ्ट है जो क्या सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करेगा यूजिंग पोलरीमीटर टेक्निक।
तो पहला स्पेसक्राफ्ट कौन था? वो था नासा का, जिसने नासा ने भेजा था इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। इंडिया ने सेकंड ये भेजा हुआ है। ऑर्बिट का अगर लोकेशन देख लीजिएगा, लो अर्थ ऑर्बिट, यस, ये लो अर्थ ऑर्बिट में सेटअप किया जाएगा, जो कि 650 किलोमीटर्स का है और इसका लो इंक्लिनेशन रहेगा ऑफ 6 डिग्री, राइट। इसके अगर लॉन्च व्हीकल देख लीजिएगा, व्हाट विल बी दैट लॉन्च व्हीकल? दैट विल बी PSLV C58। एंड मिशन का अगर लाइव देख लीजिएगा, ये है 5 इयर्स। इसमें पेलोड जो है सैटेलाइट 2 पेलोड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस का ये नेक्स्ट न्यूज है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 के बारे में, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने मूव किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, जिससे वो डिक्लेयर करना चाहती है दैट इजराइल ने ब्रीच किया है इसके ऑब्लिगेशंस अंडर द 1948 का जेनोसाइड कन्वेंशन। नाउ ये जो कन्वेंशन है, इसको ऑफिशियली बोला जाता था एज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन और पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड। ये एक इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल लॉ का, जिसको कोडिफाइड किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम in the year 1948। इनफैक्ट कन्वेंशन जो है ये बेसिकली क्या बोलती है? ये बोलती है दैट जितने भी सारे कंट्रीज है, जितने भी सारे स्टेट्स है, उनको विजिलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और पुश करना पड़ेगा फॉर द एक्शंस, जिससे दुनिया भर में जेनोसाइड को कम किया जा सके। क्योंकि जेनोसाइड मतलब क्या? आप सिंपली मार दे रहे हो किसी को। देखो ना, जेनोसाइड का अगर डेफिनेशन देख लीजिएगा ना, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कोई भी एक्ट जो कि आप कमिट कर रहे हो, जिसके थ्रू आपका इंटेंट है ना दैट आप डिस्ट्रॉय कर दो कोई भी एक ग्रुप, जो कि नेशनल ग्रुप हो या फिर एथनिकल ग्रुप हो या फिर रेशियल या फिर रिलीजियस ग्रुप हो। और इसके थ्रू क्या क्या किया जाता है? जैसे किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, आप कोई पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स को मार दे रहे हो, बिल्कुल जेनोसाइड कर रहे हो। आप कॉज कर रहे हो सीरियस बॉडीली या फिर मेंटल हार्म टू द मेंटल ऑफ टू द ग्रुप। डेलिबरेटली आप इन्फ्लिक्ट कर रहे हो द पीपल कंडीशन ऑफ लाइफ एक्ट कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट इट्स फिजिकल डिस्ट्रक्शन। इंपोज कर रहे हो मेजर्स जिससे इंटेंट किया जा सके टू प्रिवेंट द बर्थ विद इन द ग्रुप, और फोर्सिबली भी ट्रांसफर कर रहे हो चिल्ड्रंस को ऑफ द ग्रुप टू अनदर ग्रुप। जैसे सोचो एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को आप चेंज कर दे रहे हो बच्चों को अलग ग्रुप में, तो वो क्या है? वो भी तो काइंड ऑफ यही है ना, जेनोसाइड के अंदर ही आता है इनडायरेक्टली, राइट। क्या? क्योंकि आप उसके जो जेनोसाइड क्या है, अब देखो एक एथनिकल कोई एक पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को फॉलो कर रहा था, आपने उसे बिल्कुल चेंज ही कर दिया है, खत्म ही कर दिया, अलग ही कर दिया, तो वो क्या है? काइंड ऑफ इनडायरेक्टली जेनोसाइड ही है। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है शायद आप लोगों के लिए, हम लोग बात करेंगे वाइन टूरिज्म के बारे में। ना बहुत समय क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, असम में टूरिज्म को हम लोग प्रमोट करने के लिए तो बोलते हैं, राइट, बट किस टाइप के टूरिज्म को? हम लोग बोलते हैं दैट इको टूरिज्म को प्रमोट करो, हम लोग क्या बोलते हैं? मंदिर के टूरिज्म को, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करो। यहां पर एक अलग व्यू आपको मिलेगा इस आर्टिकल के थ्रू, जो कि आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाइन टूरिज्म के रिलेटेड। अराउंड 5000 टूरिस्ट ने रिसेंटली विजिट किया था बेंगलुरु और नासिक में ऑन द दिसंबर ऑफ 24 टू 2023, और तब जो है ना उस दिन वन ऑफ द मोस्ट सिंगल डे सेल हुआ था 85 लाख रुपीस का। सोचो एक दिन में 85 लाख रुपीस, कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज ह्यूज। वाइन जो कि एक अल्कोहलिक बेवरेज है विथ अल्कोहल कंटेंट 12% और मोर, राइट। इसको प्रोडक्शन किया जाता है, इंडिया का शेयर अगर देख लीजिएगा वाइन में तो इट इज अभी स्टिल इट इज लेस देन 1% इन द ग्लोबल प्रोडक्शन। बट वहीं पर फ्रांस, इटली, स्पेन, यूएस देख लीजिएगा, ये ग्लोबली टॉप कर रहा है। महाराष्ट्र ही होल्ड करता है 90% ऑफ इंडिया का टोटल वाइन प्रोडक्शन। और वाइन टूरिज्म को अगर देख लीजिएगा तो यस अनडाउटेडली, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो होम ग्रोन ब्रांड्स, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड वाइन्स आर ड्राइविंग ट्रैवल इंटरेस्ट टू वाइनयार्ड्स इन इंडिया। मतलब जो क्या होता है ना दैट बहुत समय ऑफ कोर्स होम ग्रोन ब्रांड्स तो होते ही है, बट साथ ही साथ इंपोर्टेड वाइन्स भी रहता है, जिससे क्या जो भी वाइनयार्ड्स है जहाँ पे वाइन की खेती, मतलब आपके जाके इस टाइप की खेती की जाती है, तो वहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। महाराष्ट्र का नासिक जो है वो इमर्ज कर रहा है एज अ वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, जो क्या रिसीव करता है मोर देन 3.5 लाख विजिटर्स हर साल। स्टेप्स क्या क्या लिए गए जिससे इसको ये किया जा सके? देखो, एक तो ड्यूटीज में रिडक्शन किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटीज में, और साथ ही साथ जो स्टेप अप किया जा रहा है मार्केटिंग कैंपेन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वाइन टूरिज्म जो नासिक में है ना, इसके कारण बेनिफिट हो रहा है नियर बाई विलेजेस के लोग, राइट, क्योंकि एक न्यू अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल रहा है। उनको होटल प्रॉपर्टीज में लोग आ रहे हैं, और टूरिज्म करने के बाद लोग स्टे करेंगे ना, तो होटल में ही रुकेंगे। फूड इंडस्ट्री प्रमोट हो रहा है, लोकल फार्मर्स और रिटेलर मर्चेंट्स को भी फायदा हो रहा है।
इनफैक्ट इससे हेल्प हो रहा है महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र अपना इंप्रूव कर सकती है स्टेट जीडीपी बाई नियरली 20%, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।